इस एक्ट ने पुलिस को इतना पावर दे रखा था, इनॉर्मस पावर यानी जबरदस्त पावर, कि वो शक के बिना पे, शक के आधार पे जब चाहे जिसको भी उठा करके जेल में डाल सकता है और वो जेल में पड़ा रहेगा। उसके सारे सिटीजन राइट, उसके सारे फंडामेंटल राइट, उसके सारे सिटीजन फ्रीडम यानी नागरिक स्वतंत्रता सब जेल में है। यानी उसको कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है अपना केस लड़ने का, कुछ भी। वो 2 साल पहले जेल में रह लेगा, उसके बाद सुनवाई शुरू की जाएगी। उसके बाद अगर दोषी साबित होता है तो उसको और जेल आगे बढ़ेगा, नहीं तो फांसी हो जाता था उस समय, नहीं तो देश से बाहर निकाला जाता था। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी विद रोहित सिंह, और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर का एक पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुका है, जाइए उसको देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून जिसको महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। और काला कानून क्यों कहा था ये तो हम लोग पढ़ाई करेंगे ही आगे कि इस एक्ट में ऐसी क्या क्या चीजें थी। लेकिन सबसे पहले कुछ फैक्ट नोट कर लो कि क्या क्या फैक्ट है, ये एक्ट कब आया, किसने लाया, ये सब थोड़ी थोड़ी इसको सीख लो। तो रॉलेट एक्ट जो है, इसको पास करने वाली जो कमिटी थी उसके चेयरमैन थे सिडनी रॉलेट। ये नाम ध्यान में रखना, आगे के लिए काम आएगा, सिडनी रॉलेट। और इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। यानी रॉलेट एक्ट को ड्राफ्ट करने वाली यानी कि बनाने वाली जो कमिटी थी ना, उस कमिटी के चेयरमैन का नाम था सिडनी रॉलेट। तो सिडनी रॉलेट के नाम पर ही इस एक्ट का नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। नहीं तो इस एक्ट का एक और नाम है। क्या नाम है, इसको भी ध्यान दे दो। नाम था द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। इसका दूसरा नाम क्या है, द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। यानी पूरी तरह से भारत के क्रांतिकारियों को, यानी कि जो भारत में क्रांतिकारी राजनीतिक गतिविधि कर रहे थे, देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ में यह कानून लाया गया था। कब लाया गया था, 1919 में। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है वो पास हुआ। कहां पास हुआ, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत में पास हुआ। तो बहुत सारे फैक्ट हम लोगों ने देखे कि रॉलेट एक्ट पास कब हुआ, तो 18 मार्च 1919 को पास हुआ। किसने पास किया, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश काउंसिल है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने बाकायदा ये लॉ पास किया था, पारित किया था। अब ये सोचो, थोड़ा पृष्ठभूमि चलते हैं, बैकग्राउंड चलते हैं कि इस एक्ट की आवश्यकता क्या थी, क्यों ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया। तो ध्यान देना, यह भी लिंक है वर्ल्ड वार से। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक। और वर्ल्ड वार लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स भी। आप लोग WWE देखते हो, 2 बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। इमेजिन करो, ये जीत गया, ये हार गया। ध्यान देना, ये जीता हुआ पहलवान है, हारा हुआ पहलवान है। लेकिन जो जीता हुआ है ना, वो भी बहुत पस्त रहता है, बड़ी मुश्किल से उठ पाता है एकदम। अगर 2 जबरदस्त टक्कर के पहलवान हो तो जो जीता हुआ है वो भी बड़ा मुश्किल से उठ पाता है, या उसके पास एनर्जी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वार जीत चुका था, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे रिसोर्सेस वार में लग चुके थे। अब स्थिति खराब चल रही है अंग्रेजों की एक तरफ, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी सत्याग्रह का एकदम बिगुल फूंके हुए इंडिया में, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजों की कमजोरी का फायदा भारत में उठाया जा रहा था। इसी से बचने के लिए अंग्रेजों ने लाया रॉलेट एक्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा, ये कानून जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खराब था भारतीयों के लिए। हर प्रकार का जो अधिकार था, सिटीजन राइट, उसको छीनने वाला ये कानून था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इस कानून को क्या कहा, काला कानून कहा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, इस स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स भी पता हो गए। सिडनी रॉलेट के नाम पे इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा, इसका दूसरा नाम भी पता चल गया, कब पास हुआ था ये भी पता चल गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। This act was passed by Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. आप लोगों को पता होगा कि इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल
यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन मेंबर्स भी रहते थे। तो जिस दिन यानी कि 18 मार्च को ये लॉ रॉलेट एक्ट पास हो रहा था पार्लियामेंट में, उस दिन जितने भी इंडियन मेंबर्स वहां मौजूद थे उन सभी लोगों ने अपोज किया, यानी विरोध किया। किसका? रॉलेट एक्ट का। और उनके विरोध के बावजूद ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को क्या किया? पास कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस एक्ट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन, यानी जितने भी इंडियन मेंबर्स उस समय मौजूद थे पार्लियामेंट में, सबने विरोध किया, उसके बावजूद इस एक्ट को अंग्रेजों ने क्या किया? पास किया। आगे तो रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था कि इसको काला कानून कहा जाता था? तो ध्यान दीजिएगा, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर, बहुत ज्यादा पावर दे रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी भारत में चल रही राजनीतिक गतिविधियों को, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए इसने गवर्नमेंट को जबरदस्त पावर दे रखा था। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। सोचिए, कोई क्रांतिकारी है या नहीं है। इस एक्ट ने पुलिस को इतना पावर दे रखा था कि वो जब मन करे जिसको चाहे घर से उठा करके जेल में डाल दे बिना कोई कारण बताए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब सोचिए आप आज के सिचुएशन में कि आप कहीं घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, अचानक पुलिस आती है घर में, आपको उठा करके, आपके पेरेंट्स को उठा करके जेल में डाल देती है और आपको पता तक नहीं चलता है क्यों भाई, किसने केस किया था, क्या हुआ मेरे साथ। सबसे बड़ा चीज ये होता है कि आपको उस गलती की सजा मिलती है जो आपने किया ही नहीं है। क्लास में अगर टीचर्स आपको बिना गलती के एक छड़ी मार दें तो लगता है ना कि मैंने गलती नहीं की, क्यों मार दिया, क्यों मार दिया। आप कंप्लेन भी करते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी। अब उस समय सोचिए कि बिना गलती के यहां पर एक डंडा नहीं मारा जाता है, जिंदगी का 2 साल आपको उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाता है। आप केस भी नहीं लड़ सकते हैं, आपको यह भी अधिकार नहीं है कि आप वकील रख सकें, आप जज के पास जा सके। ये ऐसा कानून था, इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इस एक्ट ने पुलिस को इतना पावर दे रखा था, इनॉर्मस पावर, यानी जबरदस्त पावर, कि वो शक के बिना पे, शक के आधार पे जब चाहे जिसको भी उठा करके जेल में डाल सकता है और वो जेल में पड़ा रहेगा। उसके सारे सिटीजन राइट, उसके सारे फंडामेंटल राइट, उसके सारे सिटीजन फ्रीडम यानी नागरिक स्वतंत्रता सब जेल में है। यानी उसको कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है अपना केस लड़ने का, कुछ भी। वो 2 साल पहले जेल में रह लेगा, उसके बाद सुनवाई शुरू की जाएगी। उसके बाद अगर दोषी साबित होता है तो उसको और जेल आगे बढ़ेगा, नहीं तो फांसी हो जाता था उस समय, नहीं तो देश से बाहर निकाला जाता था। एक और चीज था इस एक्ट में कि राजद्रोह का मुकदमा अलग चलता था, उसके लिए अलग ज्यूरी थी जिसके पास विक्टिम को जाने का परमिशन नहीं था। वो अलग से अपना फैसला सुना करके डायरेक्ट दे देती थी, यानी कि आप अपनी बात को कह भी नहीं सकते। और राजद्रोह यानी ट्रेजन, यानी गद्दारी देश से। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है बच्चों कि गद्दारी का आरोप उन पर लगता था जो देश के लिए अपना जान देने के लिए तैयार थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे। उस समय की स्थिति ये थी कि उन पर गद्दारी का आरोप लगता था, उनको देश से निकाल दिया जाता था। अलग अलग तरह की सजाएं थी, काला पानी का सजा था उस समय तुमको, उस समय फांसी का सजा था, जेल की सजा थी। तो ये कानून इतना खतरनाक था रॉलेट एक्ट कि बिना कोई कुछ बताए, बिना कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया आपको घर से उठाया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। और घर में जाकर के पुलिस चेक करते थे, अगर गलती से भी घर में कोई पंपलेट वगैरह मिल गया रिवॉल्यूशनरी का, तब तो आप गए काम से। यानी कि अंग्रेज जब वर्ल्ड वार में बिजी थे तो भारत में पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी वो अपना पैर पसार रही थी। और उसी को सप्रेस करने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेजों ने इस प्रकार का काला कानून लाया। और इस एक्ट का क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। ध्यान देना कि ये जरूर लाइन याद रखना कि डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनको बिना कोर्ट में पेश किए 2 साल तक जेल में रखना, उसके बाद सुनवाई शुरू की जाएगी। और आज के डेट में बच्चों, आज के डेट में फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है कि अगर पुलिस हमको पकड़ लेती है तो 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना अनिवार्य है। ये मेरा राइट है कि पुलिस अगर हमको पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट करना ये कंपलसरी है। और ये बताना भी कंपलसरी है कि उसने मुझे क्यों अरेस्ट किया। और उस समय सोचो कि 2 साल तक कोई सुनवाई ही नहीं होती थी। आगे चलो, महात्मा गांधी अगेंस्ट दिस प्रोपोज्ड अनजस्ट लॉ, यानी कि गांधी जी ये बहुत ही अनजस्ट यानी कि अनफेयर लॉ यानी कानून के खिलाफ डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह यानी कि हड़ताल, स्टार्टेड ऑन 6 अप्रैल 1990। महात्मा गांधी ने देश से आह्वान किया कि हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे, बंदी करेंगे, सत्याग्रह। याद है ना कि हम आवाज उठाएंगे लेकिन अहिंसा के रास्ते से, मैंने आपको बताया था। और शुरुआत कब हुआ हड़ताल का? 6 अप्रैल।
लॉ पास कब हुआ था? 18 मार्च को। और हड़ताल की शुरुआत कब हो रही थी? 6 अप्रैल। डेट याद करते रहना, ध्यान देना। इन रिस्पॉन्स टू द गांधी जी कॉल, यानी गांधी जी का जो कॉल था कि हड़ताल का जो कॉल था 6 अप्रैल से शुरू करने का सभी देशवासियों के लिए, उसके रिस्पॉन्स में यानी कि उसके जवाब में क्या क्या हुआ? रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड। देश के कोने कोने में, इन वेरियस सिटीज, देश के अलग अलग शहरों में रैली का आयोजन किया गया इस लॉ के खिलाफ। किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, यानी काम करने वाले मजदूर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए, यानी कि अब हम काम नहीं करेंगे। किसके आह्वान पर? गांधी जी के आह्वान पर। एंड शॉप्स क्लोज्ड, जितने भी दुकान थे, भारतीय जो दुकान चलाते थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपना दुकान क्लोज डाउन कर दिया, यानी कि बंद कर दिया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी गांधी जी के कॉल का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, देश भर ने उनको रिस्पॉन्ड किया। वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, काम बंद कर दिए। जो शॉपकीपर है उन्होंने अपना शॉप बंद कर दिया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर रैलीज का आयोजन किया गया। कब से? 6 अप्रैल से। आगे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि अब सप्रेस करते हैं, एकदम जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट रैली वगैरह निकाल रहे हैं ना, इसको पूरी तरह से हम क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे, कुचल देंगे। तो लोकल लीडर्स वेयर अरेस्टेड फ्रॉम अमृतसर। खास करके अमृतसर की कहानी बता रहा है। अमृतसर के जो लोकल लीडर्स थे, जो नेता थे, जो कि गांधी जी के उस कॉल का रिस्पांस दे रहे थे, रैली निकाल रहे थे, उन सभी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? अरेस्ट कर लिया, यानी कि बंदी बना लिया। एंड महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, यानी महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक लगा दिया गया। यानी पुलिस को बोल दिया गया कि महात्मा गांधी को दिल्ली में एंट्री मना है, यानी इनको दिल्ली में नहीं आने देना है। अगर प्रयास करते हैं तो पुलिस को कुछ भी करने का आदेश था, यानी कि रोकने के लिए महात्मा गांधी को। ऑन 10 अप्रैल, यानी देखो 6 अप्रैल को पूरे देश भर में हड़ताल शुरू हुआ। ये सब जो गांधी जी के कॉल पे चल रहा था, रैली वगैरह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में ये शुरू हुआ। और 10 अप्रैल को क्या हुआ? द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। बहुत सारे लोग मिल करके अपना बैनर वगैरह लेकर के रॉलेट एक्ट के खिलाफ में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे थे। लेकिन जो पुलिस थी उन्होंने क्या कर दिया? फायर कर दिया, यानी कि गोली चला दिया ना, ओपन फायर, गोली चला दिया उस भीड़ पे। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। और शांतिपूर्ण तरीके से जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस पर पुलिस गोली चला देगी तो वो लोग क्या हो जाएंगे? वायलेंट हो जाएंगे। वही सारे लोग अटैक करना शुरू किए गवर्नमेंट बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिसेज पे, रेलवे स्टेशन पे, पूरी तरह से अटैक होने लगा। यानी ये शांतिपूर्ण रैली क्या हो गई? वायलेंट हो गई, यानी कि हिंसक हो गई। इसके चलते मार्शल लॉ वाज imposed and General Dyer took command। वायलेंस के चलते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अमृतसर का कमांड दे दी जनरल डायर को और वहां पर मार्शल लॉ लगा दी। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? सैनिक रूल, यानी सैनिक लोग वहां पे रूल करेंगे, यानी कि जो भी चीजें वहां पर डिसीजन होंगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा, किसी को मारने का, जेल में डालने का, वो सारा का सारा डिसीजन किसका होगा? सैनिकों का होगा, सोल्जर्स का। और जानते हो सोल्जर्स कुछ सोचते नहीं, यानी बहुत ही खतरनाक मार्शल लॉ लग गया। कहां पर लग गया? अमृतसर में। और उस मार्शल लॉ का कमांड किसको दिया गया? जनरल डायर का। तो देखो कहानी पूरी तरह से कहानी की तरह पढ़ना। मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट पास कब हुआ, तो पास हुआ था 18 मार्च को 1919 में। इस एक्ट का दूसरा नाम क्या था? द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इस एक्ट को पास करने वाली जो कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? सिडनी रॉलेट। और उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का क्या नाम पड़ा? रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को क्या कहा? काला कानून। क्यों कहा? जो भी हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, उनको सप्रेस करने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ये एक्ट लाया था। इस एक्ट के तहत पुलिस को जबरदस्त पावर मिल गया था कि बिना कारण बताए, बिना किसी को कुछ इंफॉर्मेशन दिया, आप किसी को भी उठा करके जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए। उसके बाद सोचा जाएगा कि इसने कुछ गलती किया था कि नहीं किया था, पहले वो 2 साल जेल में रह लेगा। तो ये एक प्रकार का काला कानून था। इसलिए था क्योंकि सिटीजन राइट्स का हनन करता था, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता था, नागरिक स्वतंत्रता का हनन करता था कि बिना कुछ बताए किसी को भी जेल में डाल दो कितने भी समय के लिए। इसके अलावा इस काले कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने पूरे देश से कॉल किया एक नेशन वाइड हड़ताल का, पूरे देश को आह्वान किया
किया कि आप हड़ताल करिए, आप सत्याग्रह करिए। और यह हड़ताल शुरू कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। देश के विभिन्न जगहों से लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया इस हड़ताल के लिए। लोग अलग अलग जगह पे रैलियां निकालने लगे। जो शॉपकीपर्स थे, जो दुकान के मालिक थे, उन्होंने अपने दुकान बंद कर दिए। वर्कर्स ने हड़ताल शुरू कर दिया। इस पूरे सत्याग्रह को, जो भी हड़ताल रैलियां चल रही थी, इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमृतसर से कुछ लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद गांधी जी तक को दिल्ली में एंट्री बैन कर दिया, यानी कि मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने। फिर आगे कहानी बढ़ती है। अमृतसर में हड़ताल चल रहा था, लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे। और उस पीसफुल प्रोसेशन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी कि पुलिस ने क्या कर दिया? फायर कर दिया, यानी गोली चला दी। वो जो शांतिपूर्ण लोग रैली निकाल रहे थे वो वायलेंट हो गए, अलग अलग बैंक जलाने लगे, पोस्ट ऑफिस जलाने लगे, रेलवे स्टेशन को एकदम पूरा तोड़ फोड़ दिया, पूरा वायलेंट हो गया रैली। और इस वायलेंस से बचने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? मार्शल लॉ लगाया। कहां पे? अमृतसर में। चूंकि ये वायलेंस की घटना अमृतसर में हुई थी, इसलिए मार्शल लॉ कहां लगेगा? अमृतसर में लगेगा। और उस मार्शल लॉ का कमांड किसको दिया? जनरल डायर को। यानी कि मारो, एकदम किसी को कुछ भी मारो पीटो, कोई पूछने वाला नहीं है। सैनिक लॉ, यानी कि पूरी तरह से आर्म फोर्सेस का जो लॉ होता है उसको मार्शल लॉ कहा जाता है। देखो बच्चों, ये स्लाइड तो कंप्लीट होता है, लेकिन यही जो कारण था रॉलेट एक्ट, यही बैकग्राउंड बनता है किसका? जालियांवाला बाग हत्याकांड का। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यही पढ़ाई करेंगे, द जालियांवाला बाग मैसेकर।